नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। इस बात के संकेत देश में फिलहाल चल रही हलचलों में मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से हुई और इसके अलावा गृह सचिव से भी पीएम मिले और अभी पीएमओ में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर यह कि एक ब्रेकिंग खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिस, यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ही तो है जहां उनको रोज जाना चाहिए। लेकिन आज टेलीविजन चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज में यही चल रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे। लेकिन उसके बाद एक और भी बड़ी ब्रेकिंग खबर है, वो ये है कि बाद में इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंच चुके हैं। वहां क्या चल रहा है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि मोदी पर अब कुछ करके दिखाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कह दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, तो फिर विपक्ष की तरफ से सवाल उठने लगे हैं। कल राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा, यानी देश की आवाम को जो पसंद है हम वही करेंगे। इसके बाद आज फिर नरेंद्र मोदी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर यह है कि विपक्ष की मांग का असर सरकार पर पड़ने लगा है। वैसे भी बीजेपी नेता रविंद्र रैना, जी हां, रविंद्र रैना नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूं कि ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो रविंद्र रैना जिस तरह कश्मीर में रील बनाते हुए दिखाई दिए, उसमें बीजेपी पर फिर उंगलियां उठी कि आखिर इनकी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। कांग्रेस ने तो इस पर बाकायदा ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को ले आइए। कांग्रेस के ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांग्रेस लिख रही है कि कश्मीर में हमारे 28 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इस दुखद घटना से पूरा देश आहत है, शोक में है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र रैना ये वीडियो बना रहे हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हुए रील बना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि रविंद्र रैना को इस दुखद घटना का जरा भी दुख नहीं है। वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री को ये भौंडापन मंजूर है? ये बात यहां पर लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लिख रही है। उस वीडियो को भी हम आपको दिखा देते हैं, जिस वीडियो में रविंद्र रैना बर्फ पे अटखेलियां करते हुए, दौड़ते हुए, रील बनाते हुए दिखाई देते हैं। जरा उस वीडियो को भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि रविंद्र रैना ने ये वीडियो भले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि पर्यटकों के लिए तो सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे और यहां बीजेपी नेता पूरे सुरक्षा घेरे में रील बना रहे हैं। थोड़ी देर में आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बीच जो चहलकदमी, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बीच में रविंद्र रैना जी हैं और इनके साथ साथ देखिए यहां पुलिस के फोर्सेस, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हैं यहां पे, और रविंद्र रैना बर्फ पे रील बना रहे हैं। ये देखकर लोग चौंक गए और 28 लोगों की मौत। और उसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया, इसी वीडियो के साथ ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर यहां रविंद्र रैना को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था। खैर, आपको बता दूं कि रविंद्र रैना ने यह वीडियो भले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के नेता को सुरक्षा घेरे में रील बनाने के लिए आखिर कितना आनंद आ रहा है और कितना मौका दिया जा रहा है। जाहिर है पहलगाम मामले में अब बीजेपी को काफी सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, वरना इसी तरह उसकी गलतियां सामने आएंगी। बहरहाल आज एक अच्छी खबर यह भी आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में भारत को साथ देने का वादा किया है। हालांकि खबरें थी कि पाकिस्तान भी रूस से मदद मांग रहा है, लेकिन आजादी के बाद से रूस के साथ हुई दोस्ती अब भी भारत को फायदा दे रही है। यह बात मोदी भी आज शायद समझ रहे होंगे। मोदी जी हमेशा आजादी के बाद के जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों, खासकर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर नरेंद्र मोदी
घेरते रहते हैं कांग्रेस को, लेकिन आज शायद समझ में आ रहा होगा कि रूस आखिर भारत के साथ क्यों है। इधर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक की खबर आई है और यह दुखद खबर है। खबर खुद सेना ने दी है। सेना के अनुसार पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक एक्स हैंडल ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान यानी IDSA के डाटा में सेंधमारी की है। इस साइबर हमले में रक्षा कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल सहित कई गोपनीय जानकारियों के लीक होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप ने रक्षा मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वेबसाइट को पाकिस्तानी झंडे और AI का उपयोग करके बिगाड़ा गया है। भारतीय सेना ने कहा है कि एहतियातन आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है ताकि वेबसाइट की पूरी जांच की जा सके और यह आकलन किया जा सके कि इस साइबर हमले से कितना नुकसान हुआ है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट की सुरक्षा बनी रहे। कुल मिलाकर देश के लिए अभी एक बड़ी परीक्षा का वक्त है, या कहें तो बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें केवल पास होने की कोशिश में लगना पड़ेगा। और केवल पास होने से भी काम नहीं चलेगा दोस्तों। सरकार को इस बार मेरिट वाले नंबर लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का ध्यान हिंदू मुसलमान पर ही लगा हुआ है। जिस तरह हिमांशी नरवाल को ट्रोलर्स ने निशाने पर लिया। हिमांशी नरवाल आप जानते हैं, इनके पति का निधन हुआ और उसके बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान न करने की बात कही हिमांशी ने। हालांकि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटगर ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ट्रोलर्स को कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के निधन के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के बयान पर सोशल मीडिया में जिस तरह की आलोचना हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनकी प्रतिक्रिया कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी होगी, लेकिन सहमति या असहमति को शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में व्यक्त करना चाहिए। बीजेपी अपने ही खड़े किए भस्मासुरों का नुकसान सहेगी, यह नजर आ रहा है दोस्तों। इधर वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आज बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोई फैसला नहीं आया और अब अगली सुनवाई नए CJI BR गवई के नेतृत्व में 15 मई को होगी, यह तय हो गया है। सुनवाई के दौरान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। आपने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। आपने कुछ पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन उन्हें स्पष्टता की जरूरत है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निर्धारित तारीख पर करनी होगी और यह मेरे सामने नहीं होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछली सुनवाई में 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज किया गया था कि 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ कमीशन या राज्य वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस बीच केंद्र ने 25 अप्रैल को 1332 पेज का हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र ने अपने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये कानून संयुक्त संसदीय समिति की 38 बैठकों और 98,20,000 से अधिक हितधारकों के सुझावों के आधार पर बनाया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि धार्मिक संस्था, और गैर मुस्लिमों की सीमित भागीदारी समावेशिता को बढ़ावा देती है। केंद्र ने यह भी कहा है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना जरूरी था क्योंकि मौखिक दावों ने सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने पूछा है कि जामा मस्जिद जैसे स्थलों के लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे। पुराने मस्जिदों के लिए बिक्री विलेख की मांग करना असंभव है। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि अगर यानी यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो जाते हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड के सामान्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हालांकि कार्यकारी सदस्यों के लिए धर्म की बाध्यता नहीं हो सकती। इस सुनवाई से जाहिर है कि अभी बीजेपी सरकार मनमानी नहीं कर सकेगी और उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। इस बीच देश भी इंतजार कर रहा है कि क्या मोदी वाकई कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और इन सब के बीच अचानक खबर आई कि राहुल गांधी पहुंच गए पीएमओ राहुल गांधी क्यों पहुंचे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव, और सबसे बड़ा बदलाव जिस ब्रेकिंग न्यूज की मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पीएमओ। राहुल गांधी पहुंचे तो खबर बनती है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर पीएमओ पहुंचे तो क्या खबर बनती है। चलिए हम पूछ लेते हैं अपने ही साथियों से, अपने वरिष्ठ साथियों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा पूछना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से ही कि राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंच गए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, जिसका ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग चलाया जा रहा था पिछले 1 घंटे से। लेकिन प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचते हैं, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, पहले अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं गृह सचिव से, और उसके बाद एक ब्रेकिंग और खबर आती है। खबर यह कि 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, सायरन का मॉक ड्रिल, सायरन मॉक ड्रिल, यानी हवाई अगर फायरिंग हो कुछ और हो तो सायरन पूरे शहरों में, पूरे देश के राज्यों में बजाया जाए, और वो सायरन जो हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखा जाए। इसकी सूचना अभी जारी कर दी गई है, यानी माहौल बन रहा है, तैयार रहिए। अभी सायरन सुनेंगे 7 तारीख को। और इस बीच राहुल गांधी पहुंच गए पीएमओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ साथ, राहुल गांधी के साथ साथ सीजेआई भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। वहां पे काम क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए अब तो मोदी जी का जो इवेंट है वो हर मौसम में और हर घटना दुर्घटना में होता है। कोरोना में थाली बजाई गई, और उस बीच में नोटबंदी में क्या क्या हुआ। दरअसल ये मोदी जी का इस देश के खास करके हिंदुओं को नापने का पैमाना है कि अभी वो हमारे जाल में फंसे हैं कि थोड़ा निकल रहे हैं। और कोरोना में तो एक डर था लोगों का, और उन्हें लग रहा था कि मोदी जी कोई नुस्खा दे रहे हैं। मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है वैसे भी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को लगा कि शायद मोदी जी ही जान बचा रहे हैं और वही ये नुस्खा दे रहे हैं। अब ये जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है इसका क्या मतलब है, जरा इस सवाल को पूछा जाए। भाई जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी पहले तय हो। जो लोग उसमें असफल हुए, जो फेल हुए, उनके इस्तीफे होने चाहिए। गृह मंत्री क्यों अभी तक बचे हुए हैं साहब, वो पूरा ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जब मुंबई का 26/11 हुआ था तो 2 गृह मंत्री बाहर गए थे, शिवराज पाटिल भी गए थे, और महाराष्ट्र के शायद जो गृह मंत्री थे आर पाटिल, उनकी भी इस्तीफा हुआ था। लेकिन यहां कोई इस्तीफा, बीजेपी तो खुल करके कहती है कि साहब हमारे यहां कोई इस्तीफा नहीं होता। तो ये बनाए रखना उसको और लोगों को नापते रहना, क्योंकि इस बीच में जितना भक्त मंडली ने पहलगाम के मुद्दे के खिलाफ मुसलमानों को टारगेट किया, उससे ज्यादा लोगों ने प्रेम, लोकतंत्र और मुसलमानों के प्रति हमदर्दी भी दर्ज की, और इसको बार बार गलत साबित किया कि ये जो हो रहा है, आप किसी मुसलमान को टारगेट करें जिसमें वो एक लड़की जिसकी 3-4 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसने तो साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। तो मोदी जी अब देखना चाहते हैं कि लोग अभी भी हमारे जाल में फंसे हुए हैं या उससे मुक्त हो रहे हैं। जैसे एक दौर था, और आरएसएस का तो ये बाकायदा मुझे लगता है कि हर दशक में ये होता था कि कैसे हम जांचें। गणेश जी एक बार दूध पी रहे थे जी, और देश में नहीं दुनिया में दूध पीने लगे थे।
तो दरअसल लोगों की बौद्धिकता, लोगों का विवेक अभी बचा है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है? वो जो मस्तिष्क है उसमें मस्तिष्क में विवेक बचा है या वो गाय का गोबर भर चुका है? ये नापने की जरूरत मोदी जी को बार बार पड़ती है और इसलिए मॉक ड्रिल। अरे साहब, सेना नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, उसमें राहुल गांधी भी हैं और सीजेआई भी हैं। और मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि नए सीबीआई डायरेक्टर की वहां पर अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए ये तीनों वहां पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। सीजेआई अब चूंकि जा रहे हैं, आउटगोइंग है, लेकिन आज इसके लिए सीबीआई डायरेक्टर की भी नियुक्ति के लिए आज बैठक हो गई। उसके अलावा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार सेना के तीनों अलग अलग विंग के अलग अलग अध्यक्षों से, जो प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात कर रहे थे। फिर आज अजीत डोभाल से मुलाकात हुई, सीडीएस से मुलाकात उनकी हो गई, रक्षा मंत्री से मुलाकात हो गई, सीसीएस की बैठक हो गई, सब कुछ हो गया। अब आगे क्या? इस बीच अब मॉक ड्रिल की बात आ रही है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों को यह सूचना दे दी गई है कि आपके यहां के सायरन ठीक बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं, यह भी देखा जाएगा। इस बीच एक और खबर है कि चिनाब नदी, सिंधु नदी की बात तो हो ही रही थी, चिनाब नदी पर भी पानी को रोक दिया गया है। बहुत तेज है वहां पर धार, हम लोग देख के अभी आए थे, पहलगांव साइड भी है, लेकिन उसकी धार को भी रोका गया है, पानी को रोका गया है। बारिश भी हो रही है उधर कश्मीर में, तो बहुत तेजी से बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बदल रहा है। प्रशांत टंडन जी, इस बदलाव में क्या कुछ देखते हैं आप? जी, मैं तो आज सेंट्रल दिल्ली में ही था, वहीं से आ रहा हूँ और वहाँ पे कई रास्ते रुके हुए थे, तो उससे से लग रहा था कि आज मूवमेंट बहुत है उन सड़कों पे। लेकिन 2-3 चीज़ें राजीव जी हो रही हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रहा है, तो तस्वीर हम देख रहे हैं कि कौन कहाँ पहुँचा, तो कौन कहाँ पहुँचा वाला एक अपडेट लगातार चल रहे हैं जी कि कौन कहाँ पहुँचा। दूसरा अपडेट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव जी वहीं से करते जहाँ से आपने शुरुआत की जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि कोई एक्शन करे, ठोस कार्रवाई करें? उन्होंने ठोस कार्रवाई को दिखाने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक एक्शंस हुए, जिसका अभी आपने बताया कि सिंधु टीटी है, सिंधु रिवर टीटी है, उसको अबेंस पे टाल दिया था, और कुछ तमाम सारे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के और तमाम वीज़ा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस आए। देश की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो चाहती है कि तुरंत, जैसे जितना निशंस जो है हमला हुआ पहलगाम में, उसका उसी ग्रेविटी में जवाब दिया जाए, एक बात। दूसरा, एक ये जनादेश बन रहा है देश में कि पुलवामा हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद भी ये हो गया, तो यानी अब कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी एलिमेंट्स हैं उनका लंबे समय का इलाज हो, एक कोई माकूल इलाज हो। वो माकूल इलाज कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने सवाल है। शायद उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी इश्यूज हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा भी जी, लेकिन इससे ध्यान भटकाने के लिए एक हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, और बहुत बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, कास्ट सेंसस। उस कास्ट सेंसस के बाद भी अगर ये गाड़ियां दौड़ रही हैं जो हमको दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, उससे लगता है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट ने काम नहीं किया। देश की जनता का जो दबाव है वो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है इन गतिविधियों पर कि अब इसको टाला नहीं जा सकता बहुत देर तक। अब दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि अब हम जिस दौर में रह रहे हैं राजीव जी, उस दौर में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल नहीं हो सकता, इसमें दुनिया के देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार युक्त देश है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है हम सब जानते हैं,
जहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को कितना अख्तियार है मिलिट्री के सामने, वो सब हम जानते हैं। और जनरल आसिम मुनीर पिछले दिनों काफ़ी अलोकप्रिय व्यक्ति हैं। जिस तरीके से उनका रोल चुनाव में हुआ, जिस तरीके से इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से वहाँ हरवाया गया, जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो मामला हो रहा है, फ्रंटियर पे जो मामला हो रहा है, इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है आसिम मुनीर, वो बहुत अलोकप्रिय है अपने देश में। उनको भी कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए ये चीजें, घटनाएं उधर भी हो रही हैं। वहाँ पे उनको चाइना का पूरा एश्योरेंस है। हमारे तरफ से ग्लोबल लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए वॉर का खुला इजाज़त नहीं देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि परफॉर्मेटिव स्टैंड, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन को कम करो। ये हम भी कहते हैं कि रूस और यूक्रेन में जब झगड़ा होता है, लेकिन क्या बैक चैनल से ऐसा कोई अप्रूवल मिला है भारत को कि एक्शन लो पाकिस्तान के खिलाफ? इसकी जानकारी हमको नहीं है, पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं आई है कि बैक चैनल से क्या अप्रूवल मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला पहुंच चुका है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की एक क्लोज डोर मीटिंग की बात भी चल रही है, जिसको पाकिस्तान ने डिमांड किया है। ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है। उस बीच एस जयशंकर का एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान आता है यूरोप के बारे में, और वो कहते हैं कि हमको पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए जी। उपदेश मत दे हमको। तो इस तरीके की डिप्लोमेटिक हलचल भी काफ़ी है, और इस डिप्लोमेटिक हलचल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना, वो क्या कि बैक चैनल से क्या आपको अप्रूवल मिल रहा है। जो अगर मिल रहा होगा तो मोदी सरकार इसमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात कि जो हिमांशी नरवाल, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये भी है राजीव जी कि आप सीमा पर जो भी करें, देश के अंदर का माहौल, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता इस वक्त मैक्सिमम होनी चाहिए। देश की जनता सरकार के साथ है, विपक्ष ने ब्लैंकेट अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे हिमांशी नरवाल, नेहा सिंह राठौर, ये सारे लोगों को आप भयंकर रूप से गालियां दे रहे हैं। ये सरकार से जुड़े हुए या मोदी जी के समर्थक लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब चैनल्स को ब्लॉक किया जा रहा है, यूट्यूब के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कॉमेडियंस को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, एक महिला जिसका कि पति मरा और जो भारतीय सेना का हिस्सा था, उसको उसका चरित्र हनन हो रहा है। और कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो समर्थक हैं, जिसको आप वही भस्मासुर कह रहे थे। तो तमाम डिमांड साकेत गोखले जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने डिमांड की अमित शाह से कि आप इनको ब्लॉक करें, तो वो ब्लॉक नहीं हो रहे। इस वक्त सरकार के सामने ये भी चुनौती है मीडिया के जरिए कि आप इन लोगों को भी आप जरा अनुशासित करें कि राष्ट्रीय एकता बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको आप जो है ठिकाने लगाएं, क्योंकि इस वक्त देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। एक और आखिरी बात, जो सायरन की बात आपने की जी, देखिए 71 की लड़ाई में मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सायरन बजते थे और रिक्शे में लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट भी होता था कि अपने घरों की शीशों में काले कागज़ लगा लें, रात में रोशनी मत जलाएं, टॉर्च का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान के जहाज आएंगे तो उनको आपको दिखाई दे जाएगा। ये सब एहतियात वॉर के समय होती है, लेकिन सुनील जी बताएंगे, वो उनको ज़्यादा अच्छा याद होगा कि उस वक़्त भी ड्रिल नहीं हुआ था, सायरन बजते थे, और सायरन बजते थे तो हम लोग लाइट वाइट अपनी बंद कर लेते थे घरों की, ये था। लेकिन
ड्रिल नहीं हुआ था। ये ड्रिल वगैरह का क्या है कि पैनिक क्रिएट करना और एक माहौल खड़ा करना। जी राजीव जी, पैनिक क्रिएट करना, पैनिक का माहौल क्रिएट करना। और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, इसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि ये सब दिखा के बता के क्या युद्ध होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आतंक के आका हैं उनका सत्यानाश करें नरेंद्र मोदी जी। कह चुके हैं बिहार जाके, मधुबनी में 24 तारीख को, 22 को ये घटना घटी। 24 तारीख को अंग्रेजी में उन्होंने बोला था, पूरी दुनिया को बताया था। जिनको हिंदी नहीं आती उनको अंग्रेजी में बोल के बताया था। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या जानने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए पढ़ने सुनने जानने वाले लोग। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया था। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल सफाया कर दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए। और ये मॉक ड्रिल बाकी ये सब करके आखिर, और उससे पहले कि अब प्रधानमंत्री जी अपने घर से निकले, अब दफ्तर पहुंच चुके हैं, पीएमओ पहुंच चुके हैं, अब वहां मुलाकातें हो रही हैं। अब फिर राहुल गांधी भी पहुंच गए, राहुल गांधी अब वहां से रवाना हो गए मोदी जी से मिलके। ये सारी खबरें आ रही हैं। आप मीडिया, आप दीवार पे टंगा हुआ टेलीविज़न अगर आपके यहाँ है और आप गलती से अगर पलट लिए तो इन सब चीज़ों को देख के आपको लगेगा बस आज रात को कुछ होने वाला है। ये याद रखिए, जितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसे युद्ध होता है? अभी हो रहा है एक युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच। रूस और यूक्रेन के बीच जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने दिन भर लाइव किया था। रूस को, यूक्रेन को, दोनों को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। दोनों देशों की कई बार यात्राएं कर चुका हूँ। रूस में तो 11 साल रह चुका हूँ, इसलिए भी जानता हूँ। उस युद्ध को भी वहाँ भी पहले से बता के कुछ नहीं हुआ था डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वो भी अचानक हुआ। और यहाँ सब कुछ बता के कैसे होगा, ये एक लगता है। लेकिन हो सकता है, अब मोदी जी जाने। मैं सेना के ऊपर किसी भी ढंग का सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है तो वो सवाल रख रहा हूँ। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, इतनी तैयारियां, क्या कुछ बड़ा होने वाला है ऐसे पूछ लें हम, या किसी बड़ी चीज की आहट है? क्या है ये? आपको क्या लगता है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? देखा होगा आपने भी कई सारे ऐसे घटनाक्रमों को। राजीव जी, निश्चित ही कुछ बड़ा तो होने वाला है। उसका सबूत यह कि प्रधानमंत्री पीएमओ जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ा तो होने वाला है। एक और बात यह है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध की विभीषिका को सब जानते हैं, और कोई भी चाहता नहीं दिल से कि युद्ध हो। आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। लेकिन अगर युद्ध थोपा जाए या हालात ऐसे हो कि युद्ध करना मजबूरी हो, तो युद्ध के पीछे भागना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। एक शेर भी किसी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम जंग नहीं चाहते, भारत के लोग हैं, कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर जंग की स्थितियां आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात हमारे देश के सभी लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने भी, सत्तारूढ़ पार्टी ने, सब ने कहा। लेकिन जब जंग के हालात होते हैं, जंग का माहौल होता है, तो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे लोग जो बहुतायत में होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, वे विशेष भूमिका निभाते हैं, जो भूमिका अभी लग नहीं रही। न तो सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लग रही है, न सोशल मीडिया पर उनके बयानों से लग रहा है। अगर उन्हें वाकई लगता है कि देश गंभीर हालात में है, एक मुहाने पर खड़ा है युद्ध के, कुछ बड़ा हो सकता है, तो उन्हें चाहिए कि देश में शांति और अमन रखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कुछ लोगों को भड़काएं, लोगों के साथ मारपीट करें। ये तो कोई परिपक्वता की निशानी नहीं हुई। ये कोई भी जानता है कि जब हालात खराब हों तो आप शांत रहिए और अपने भीतर शक्ति पैदा कीजिए, अपने भीतर की शक्ति को संगठित कीजिए। ये लड़ाई का पहला उसूल। लेकिन अगर आप लड़ाई के मुहाने पर हैं और आप फालतू के काम कर रहे हैं, देश के ही एक वर्ग को चिढ़ा रहे हैं, महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को चिढ़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को चिढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह कि आप हालात के प्रति गंभीर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी की आला कमान अपने कार्यकर्ताओं को कोई निर्देश नहीं दे रहा है कि आपको क्या करना है, जबकि विपक्ष जितना गंभीर और संजीदा नजर आता है, उतना संजीदा सत्तारूढ़ दल नजर क्यों नहीं आता।
जो लोग सत्ता में बैठे हैं या सत्ता की मलाई खाने की लाइन में लगे हैं, उनका दायित्व तो सबसे पहला है कि वो देखें कि देश में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि युद्ध की तमन्ना हम में से किसी को नहीं, हम में से कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। हम चाहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक रास्ता निकले, कूटनीतिक रास्ता निकले और आतंक पूरी तरह से खत्म हो, आतंकियों को सजा दे, पाकिस्तान खुद सजा दे, संगठन वहां की सरकार हो। अब लोग कहेंगे कि ये काल्पनिक बातें हैं, पाकिस्तान और आतंकों को क्या आतंकियों को सजा देगा, तो निश्चित ही ऐसा होने वाला नहीं। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपने की कोशिश है। जिस तरीके से सरकार प्रचारित कर रही है, एक बात तय है कि अगर मोदी जी कोई बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हम तत्काल हम दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, तो मतलब वो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी गतिविधि करने वाले नहीं है। दूसरी बात, युद्ध के लिए समीचीन समय कौन सा है, क्योंकि इतिहास में भारत ने कोई भी युद्ध शुरू नहीं किया है। अब तक भारत ने कोई भी युद्ध शुरू नहीं किया। 1971 का युद्ध भी भारत पर थोपा गया, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आ गए, तब भारत पर थोपा गया युद्ध। न 1965 भारत ने अपनी ओर से अतीत में कभी भी कोई, भारत वो देश है दुनिया का जिसने 1000 साल के इतिहास में कभी कोई हमला किसी दूसरे देश पर नहीं किया। अगर युद्ध का नाम उसे दें, भारत ने अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाया हो, कहीं रिटेलिएट किया हो, वो अलग बात है। तो ये सारी बातें सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से सेंसरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल को गंभीर बनाने की, इससे देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इस बात को सरकार क्यों नहीं समझती? इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी सरकार, 140 लोगों का देश है, वो किसी के कॉमेडी से, किसी के गाने से, किसी के यूट्यूब से उसे कोई खतरा होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। तो मुझे लगता है सरकार को भी यहाँ सक्रिय रहना चाहिए और ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को सरकार के प्रति, लोगों के मन में कोई शंका उपजे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बहुत ज्यादा है कि वो इस तरह की ट्रोलिंग बंद करें। खास करके किसी सैनिक की पत्नी के प्रति जो ट्रोलिंग की जा रही है वो तो शर्मनाक है। शर्मनाक से बड़ा कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं कहूं कि जो अपने ही घर की, परिवार की बेटी है जिसके पति की हत्या की आतंकवादियों ने, आप उसे ट्रोल कर रहे हैं। और किस बात पर ट्रोल कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये तो 3 दिन में या 4 दिन में अपने पति को खा ले। ये कौन से जमाने की बात है? ये 1817वीं शताब्दी की बात है कि ये औरत अपने पति को खा ले। ये सारी बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ट्रोल आदमी को सोचना चाहिए और बीजेपी के आला नेताओं को चाहिए कि उस पर कंट्रोल करें ताकि ऐसी बकवास को रोका जा सके। देश गंभीर मोड़ पर है तो उसकी गंभीरता देश के हर नागरिक को समझना चाहिए, बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, देश गंभीर मोड़ पे है, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस गंभीरता को क्या देश पर सत्तारूढ़ जो दल है वो समझ पा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की तैयारियां उसी दिशा में चल रही हैं? जितनी खबरें आ रही हैं, क्या खबरें उसी दिशा में जा रही हैं? राजनाथ सिंह का कल का जो बयान है, सार्वजनिक तौर पर पब्लिक में अगर वो कह रहे हैं कि जन भावनाओं का कदर किया जाएगा और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, इसके क्या मायने हैं? जरा आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, क्या मायने हैं इसके, क्या समझा जाए? देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंचे और तैयारियां शुरू हो गई और सायरन बजेगा, ये सारी चीजें जो है ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। मॉक ड्रिल कराई जाती है, पहले भी मॉक ड्रिल होती नहीं है, लेकिन इस तरीके से मॉक ड्रिल कभी नहीं हुई। और मॉक ड्रिल होती है तो कभी फायर फाइटिंग के लिए होती है, दीपावली से पहले बड़ी सोसाइटियां जो होती हैं उनमें कराई जाती है। लेकिन इस मॉक ड्रिल से क्या मतलब, क्या संदेश आखिर देना क्या चाहती है सरकार, ये तो मालूम पड़े कि मॉक ड्रिल क्यों हो रही है। सायरन ठीक बजना है कि नहीं, सायरन तो वैसे भी चेक किया सकते हैं, सारे देश में एक साथ चेक करने की जरूरत क्या है भाई, हर मोहल्ले में सायरन अलग से चेक करा लो। तो लेकिन इसका मतलब ये संदेश देने की राजीव जी कोशिश लगती है कि कुछ सरकार करने जा रही है। अब राजनाथ सिंह का ये कहना कि जो जनता, मतलब जो आप चाहते हैं, मतलब जनता जो चाहती है वही वैसा ही होगा, तो जनता से पूछिए क्या क्या काम होंगे। जनता का दबाव है, आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। विपक्ष जो है वो भी प्रतिनिधि है जनता का, सत्ता पक्ष भी प्रतिनिधि है, दोनों ने मोदी जी के ऊपर छोड़ा हुआ है, सरकार के ऊपर छोड़ा हुआ है, भाई आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए।
तो ये कहना कि आप चाहते हैं वही होगा, तो ये क्या इसका संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब राजीव जी ये है कि आप तैयारियां आपके भले ही कुछ हो, आप दूसरे पक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो आपसे बचाव की तैयारियां पहले करें। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं, मॉकड्रिल हो रही है, तो आपकी मॉकड्रिल तो ठीक है, आप तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी मॉकड्रिल से विपक्ष जो सामने वाला है, जो आपका शत्रु है, वो सचेत हो जाएगा, वो अपनी तैयारियां शुरू करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी समझदार व्यक्ति का कोई एक तरीके से सुझाव है कि आप पहले मॉकड्रिल करनी चाहिए। अरे अगर आपको कुछ करना भी तो जो करना है वो कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? जब आपने बालाकोट किया था तब आपने क्या मॉकड्रिल कराई थी उससे पहले? या अभी भी जो बादलों का इंतजार किया जा रहा है कि बादल ठीक ठीक हो रहे हैं, आजकल जो है 3 दिन का अलर्ट जारी हुआ है कि पानी बरसात रहेगा, तो इसी में चलो मॉकड्रिल भी करा ली जाए, बादलों के बीच में राडार का चेक कर लिया जाएगा, इस तरह की कुछ चीज है। तो अगर इस तरह की चीज है तो ठीक है, मॉकड्रिल करा लीजिए आप 3 दिन के अंदर, चूंकि है मामला 3 दिन तक बारिश होगी, तो मॉकड्रिल करा के तैयारियों का अपना जायजा ले लीजिए। लेकिन राजीव जी, मॉकड्रिल से और राडार का जो है बादलों से तैयारियां जो वो नहीं होती, और तैयारियां राजीव जैसा आपने चर्चा किया कि साहब जो तैयारियां हैं वो तो हमारे टीवी चैनल्स की जो स्क्रीन है उन पर तैयारियां बहुत तगड़ी हैं। आप देखिए, बताया जा रहा है कि किस तरीके से सेना हमारी कहाँ कहाँ मूव कर रही है, कहाँ कहाँ हमारे बंकर बने हुए, सब बताया जा रहा है, तो सब तो पहले ही बता दिया गया है। तो अब मोदी जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मीडिया ही जाके कर लेगा। ये एंकरानिया जो ये बैठेंगे मिसाइल में और जाकर के पाकिस्तान पे फट पड़ेंगे, हो जाएगा काम। जरूरत क्या है किसी कुछ करने की, इनके भरोसे है सब कुछ। तो मुझे लगता है राजीव जी की यहाँ बहुत बड़ी चूक जो है वो हो रही है सरकार के स्तर पर, और सरकार जिस तरीके से मीडिया को हैंडल कर रही है उस स्तर पर भी, कि आपकी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां आपकी कुछ होंगी, लेकिन उन तैयारियों का ढोल जो है वो सारी दुनिया में पिटा जा रहा है कि भारत देखो तैयारी कर रहा है युद्ध की। अब संदेश तो यही जा रहा है ना, हम भले ही युद्ध की तैयारी ना कर रहे हो राजीव जी, हम अपनी सुरक्षा की तैयारियां कर रहे हो, लेकिन जो दुनिया में संदेश जा रहा है वो संदेश ये जा रहा है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है। जबकि युद्ध किसी भी समस्या का आखिरी जो है वो हथियार होता है, और युद्ध कभी भी कोई समाधान नहीं होता। युद्ध के बाद भी शांति वार्ताएं ही होती हैं। दुनिया ने राजीव जी प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक देखे, और सबके अंजाम जो है शांति वार्ताओं में ही हुए हैं। तमाम युद्धों के 3 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बात कहाँ की अटकी है कि शांति वार्ता हो, कौन उसकी शांति वार्ता कराए। इसराइल गाजा को बिल्कुल तबाह कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी जूझ रहा है आज भी। और कल ही हौथी जो है उन्होंने इसराइल पे हमला किया, और घबराया हुआ है इसराइल। तो ये जो युद्ध है इसमें कौन कब क्या मोड़ लेगा ये कहा नहीं आ सकता। तो युद्ध आखिरी हथियार होता है, उससे पहले जो कूटनीतिक तैयारियां होती हैं वो कूटनीतिक तैयारियां सरकार की क्या है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप दुनिया से बात कर रहे हैं, जैसे जयशंकर जी का बयान आया है, जयशंकर का, कि हमको जो है उपदेश देने वाले नहीं चाहिए और हमको पार्टनर चाहिए। तो एक पार्टनर आपको किस लिए चाहिए? सवाल ये है ना, पार्टनर की आवश्यकता क्यों है? अगर युद्ध के लिए चाहिए तो सीधे सीधे कहिए, और कूटनीतिक स्तर पर चाहिए तो उसके लिए आप जाइए, बात कीजिए लोगों से कि भाई पाकिस्तान हमारे यहाँ निर्दोष नागरिकों की जान ले रहा है और इसको रोका जाना चाहिए, इसको वार्ता की टेबल पर लेकर आया जाए और इससे कहा जाए कि ये हमारे यहाँ निर्दोष नागरिकों की जान लेना बंद करे, इसको मजबूर किया जाए, इसके आर्थिक रास्ते रोके जाए। अब जिस तरीके से पानी रोका गया, क्या पानी जिस तरीके से रोका गया राजीव जी 2 नदियों का, क्या इसी तरीके से हम चीन से और अमेरिका से नहीं कह सकते कि जो खाद रसद और आप देते हैं इसको पाकिस्तान को, उसको आप रोकिए? पाकिस्तान जो उसने वहां अपना BRT जो बनाया हुआ है उसको चीन ने उस पर काम करना बंद करे। चीन से हम कहें कि भाई ये आप इसको मदद दे रहे हो, ये हमारा दुश्मन बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारियां कर रहा है, दुनिया में सारी जगह बात कर रहा है, अपने आप उसने मजबूती करना शुरू कर दी, पैसा और मांगने पहुंच गया IMF के पास। हमने अपना जो वहां प्रतिनिधि था उसको बर्खास्त कर दिया तत्काल प्रभाव से। अब कौन नया व्यक्ति जाएगा, किस तरीके से बात की जाएगी, ये भी नहीं बताया गया कि हमने जो अपना प्रतिनिधि था वहां उसको क्यों बर्खास्त किया, क्यों हटाया गया अचानक, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो अगर ऐसे कुछ कारण थे कि वो व्यक्ति हमारा काम नहीं करता था तो भी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह कि ऐसा व्यक्ति अभी तक वहां क्यों था। तो बहुत सारी चीजें, तो सरकार को मुझे लगता है राजीव जी के कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने होंगे और गंभीर प्रयास करने होंगे। बैठकों के दौर से कुछ हो सकता है बैठकों के दौर में कुछ चीज निकलती हो, जैसे आज राहुल गांधी पहुंचे तो क्या सिर्फ CBI पहुंची तो क्या इस केवल CBI का डायरेक्टर चुनने के लिए बात हुई? जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो हो सकता है प्रधानमंत्री ने बात भी की हो कि आगे आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं इस मसले पर, राहुल गांधी जी को सुझाव लिए हो, क्योंकि भाई नेता विपक्ष जब पहुंचा है और प्रधानमंत्री है आमने सामने है तो देश के तमाम मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। अब हमें मालूम नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, लेकिन अगर राहुल गांधी पहुंचे थे तो इस बैठक में प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए थी कंसेंसस बनाने के लिए राहुल गांधी से कि इस मसले पर आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। विपक्ष के अगर सुझाव है तो वो लिए जाए। आप नहीं बुला रहे हैं अभी तक संसद का विशेष सत्र, मत बुलाइए, लेकिन अगर नेता विपक्ष आपके पास पहुंचा तो उससे आप बात कीजिए भाई इस पे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये समझदारी जो दिखानी चाहिए राजीव जी, मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर
उस समझदारी का फिलहाल अभाव दिखाई पड़ रहा है। अंदर कुछ बातें चल रही है तो हम कह नहीं सकते, बाहर जो आ रहा है हो रहा है कि समझदारी का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव, टेंशन जो उभरा है उसको लेकर, और उसमें अपने देश में क्या तैयारियां चल रही हैं। और हालांकि ये गाइडलाइन है कि वो तैयारियों के मूवमेंट को और खासकर सेना के मूवमेंट पर चर्चा न की जाए, उसको न दिखाया जाए। हम नहीं दिखा रहे हैं, जो गाइडलाइन है उसका पूरा का पूरा, जो नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे कहां कहां क्या क्या दिखाया जा रहा है, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ पहुंचे, अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की, बात की, गृह सचिव से बात की और होम सेक्रेटरी, और उसके बाद अब मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है 7 तारीख को मॉक ड्रिल। इसके क्या मायने हैं जरा आपसे समझना चाहता हूं। क्या एक अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है, ये माना जाए? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। लगभग पौन घंटे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे, जितने पक्ष हो सकते हैं सब पे बातें आ गई जी। कुछ नया कहने के लिए मेरे पास है नहीं। ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम विपक्ष और सरकार एक साथ है। सरकार, विपक्ष ने कभी कोई बात उठाई नहीं कि किसी मुद्दे को लेकर के। सरकार कितनी गंभीर है, अगर सरकार राष्ट्र के खिलाफ हो रही बातों को लेकर के इतनी संवेदनशील है कि वह यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दे, किसी यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, तो जिन चैनलों पर, जिन मेन स्ट्रीम के चैनलों पर राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के विशेषज्ञ वहाँ बैठ करके, पाकिस्तान से बुलाए हुए प्रतिनिधि वहाँ बैठ करके और इस देश के खिलाफ, इस देश की सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। यानी कि एक ही मसले पर अगर दो आपकी काम करने का तरीका है तो यह विषय को गंभीर नहीं बनाता, अब इस विषय की गंभीरता को कम करता है। आज जैसे यह बात फैलाई गई कि प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे, सीजीआई पीएमओ पहुंचे, मतलब ऐसी, और आधी बात बताई जा रही है कि गए हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर के चयन के लिए। एक चयन समिति की बैठक है जिनमें 3 सदस्य हैं, उसमें चयन होना है केवल। इसमें किसी राष्ट्रीय सीजीआई के साथ की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो होगी नहीं जी। अकेले राहुल गांधी से कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो होगी नहीं। जिस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए, उस जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बुलाई गई थी, वह अकेले राहुल गांधी से क्या बात करेंगे, यह कोई कैसे स्वीकार कर लेगा? तो यह भी बात बेमानी थी। तो जो सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री, अरे उनका कार्यालय जाएंगे ही, और राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे, और गए किस लिए हैं? वो एक लाइन का है कि साहब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए गए हैं। ये भी मैंने विषय की गंभीरता को नहीं बताता। इस घटना के, पहलगांव की घटना के 12-13 दिनों तक जो सरकार का कामकाज का तरीका रहा, प्रधानमंत्री जी के जो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की गतिविधियां रही, उसको देख के तो नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा किसी बड़ी तैयारी में हम और आप हैं। हो सकता है कोई अंदर खाने तैयारी चल रही हो। प्रधानमंत्री जी इस घटना के बाद विदेश यात्रा स्थगित करके वापस लौटते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं वो मधुबनी, वहां एक राजनीतिक भाषण करते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने मुंबई में एक मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ लंबा समय बिताया। उसी दौरान, उसी समय में उन्होंने केरल में एक राजनीतिक सभा की और उन्होंने नींद हराम करने की बात कही विपक्षी दलों की, जबकि नींद हराम की जानी है पाकिस्तान की या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की। उसके बाद विभिन्न अन्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कोई ऐसा कार्यक्रम ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिससे लगे कि यह सरकार अपने सभी कामकाज के ऊपर सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की आंतरिक सुरक्षा को दे रही है। तो आप कौन सी ऐसी तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि सरकार के ऊपर दबाव है। सरकार के ऊपर दबाव इसलिए कि सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमेशा बड़े बड़े दावे करती रही है। उसने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका। उसने संसद में के सदन में खड़े होकर के जवाब दिए थे कि किन किन घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी अगर यह आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो इसका प्रतिकार करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। लेकिन अगर वो इस जिम्मेदारी के चर्चाओं के बीच
जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसका वो हमेशा से विरोध करती रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से इसके विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक दल के आधारभूत पर खड़ी हुई भारतीय जनसंघ, उसने उस जातीय जनगणना का विरोध किया। जातीय जनगणना के समर्थन में खड़ी हुई सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया। उस जातीय जनगणना के समर्थन में खड़ी हो गई। वो कि एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जो पहलगाम को लेकर के मुद्दे देश से पैदा हुए हैं, उन पर चर्चा को कम किया जाए। अगर आप कोई राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो राजनीतिक निर्णय अनायास नहीं लेते। राजनीतिक निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण ही होते हैं, अन्य दलीय कारण होते हैं, सरकार के अपने हित के कारण होते हैं, कुछ दलीय हितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है। इसका कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक कोई कारण हो, उसे ये बात समझ में नहीं आती। जो सरकार हाल के दिनों तक, ऐसा भी नहीं था कि साल 2 साल से ये उनके समर्थन में खड़े रहे, वे सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर की है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती। इस सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी साहब ने जात की बात करने वालों को लात मारने की बात उन्होंने कही है, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और अगर आप इस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इतने ही गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से देश के भीतर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं जो समुदायों को आपस में बांटती हैं, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, उनके विरोध में आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कि सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिसमें सम्मानित रक्षा मंत्री जी भी शामिल है, जो हिमांशु नरवाल के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही हैं, अपमानजनक बातें की जा रही हैं, उसके खिलाफ कोई वक्तव्य भी आया? किसी ने कोई बात कही कि आप इस तरह की बात नहीं की जा सकते? ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो हिमांशु नरवाल के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के विपरीत बातें कर रहे हैं, एक सैनिक के सम्मान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर आप इन किसी भी मोर्चे पे सक्रिय नहीं दिखाई पड़ते और आप कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, तो कौन सी तैयारी कर रहे हैं? किस बात के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? पहले तो देश के लोगों को आप विश्वास मिलेंगे। और आपने जो ड्रिल की बात भी वही है कि लोगों का ध्यान हटाना। जो जैसे कोरोना काल में आप थाली बजवा रहे थे, थाली बजवाने और ताली बजाने से कौन सा रोग, कौन सी महामारी और कौन सा संक्रमण रुक जाता है? लेकिन आपने खड़े होकर किस बात को कहा और बाकायदे लोगों का आह्वान किया। तो ये कभी इस तरह की चीजें, अपने नागरिकों में को सतर्क करना एक बात होती है और उनमें भय पैदा करना दूसरी बात होती है। आप इस तरह के सायरन बजवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? या क्या लोगों को सतर्क करने की कोशिश है? और सतर्क करने की कोशिश तो सबसे पहले सरकार के स्तर पर दिखाई पड़ती है। सरकार की गतिविधियां बताती हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, सरकार इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में लेती है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी तक निश्चित रूप से अगर युद्ध नहीं होता तो मैं नहीं मानता कि भारत कोई कमजोर देश है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध थोपा जाए तो उससे भागने की बात नहीं होती, लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई भी ऐसा देश जो बहुत मजबूत बना है वह युद्ध को प्रश्रय देने वाले देश नहीं रहे, चाहे वो दुनिया के किसी दौर को आप याद कीजिए। तो अगर युद्ध नहीं होता तो हम कमजोर है। भारत की ताकत, सैन्य ताकत को ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कहीं भी कमजोर है, दोनों की तुलना ही नहीं है। लेकिन युद्ध अगर आप नहीं कर रहे हैं तो युद्ध के विकल्प के रूप में जो कुछ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक तो जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनकी गिरफ्तारी या उनको पकड़े जाने के लिए कितने 12-13 दिन में आपने क्या हासिल किया? आज तक सरकार ने लोगों को यह विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की कि इस घटना को लेकर के कितनी गंभीर है। इस घटना को लेकर के जो लापरवाहियां, जो चूक हुई हैं, उनके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? 26/11 घटना के बाद इस देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, जिस राज्य में वो घटना घटी थी वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर के सरकार के कार्यक्षमता पे सवाल पैदा किए थे। आज सरकार की कार्यक्षमता पे सवाल पैदा करने वालों को आप देशद्रोही कर देंगे, उनको कह देंगे कि ये देश के पक्ष के बोलने वाले लोग नहीं है। तो पहले तो सरकार कम से कम अगर वो इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं करती, इस घटना के लिए जिनसे लापरवाहियां हुई हैं उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती,
कुछ स्वयं सरकार के लोग आगे बढ़ करके इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो इसके प्रतिकार करने के लिए आप कितने गंभीर है, इस पे सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, प्रतिकार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से क्या आगे की कार्रवाई की कोई रूपरेखा सामने आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज कई सारे मामले चले, जिसमें ईडी का मामला भी था, एक छत्तीसगढ़ को लेके वक्फ बिल का मामला था, वक्फ कानून कह लें, उसका मामला था, और भी कई सारे मामले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा खास कुछ नहीं था, इसलिए उस पर चर्चा ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो कर रही है और उसमें जो प्रतिक्रियाएं, जो चीज़ें, जिस ढंग से दिन भर जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम से पूरे हमारे कई सारे साथी कि आप लोग नहीं बात कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है आप नहीं बताते हैं, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। इसीलिए अब चर्चा करनी पड़ती है, नहीं तो आप लोग ही नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि आपने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन आप देखिए, हम लोग सही कह रहे थे सुनील शुक्ला जी कि अब 56 मिनट, लगभग 50 मिनट से ज़्यादा हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ठोस क्या है इसी चर्चा से? अगर आप हमारे साथी, आप लोग ही बताइए कि क्या निकल के आ रहा है। हम सब तो उधर ही देख रहे हैं, वो पीएमओ में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं। कोई खबर नहीं आ रही है, कुछ सार्वजनिक बयान दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजियां चल रही हैं कुछ जगहों पे कि हाँ जनभावनाओं का कद्र किया जाएगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा किया जाएगा, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार पिछले दिनों मीटिंग भी नहीं कर रहे थे, अब पिछले 2 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं। शायद उनके ऊपर दबाव बना है। क्या ये शायद जो दबाव बना है, क्या ऐसा लगता है प्रोफेसर रविकांत जी कि सचमुच अभी एक दबाव में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पहलगाम के हमले के बाद परिस्थितियां बनी देश की, और उसमें भी जो बीजेपी आईटी सेल है, जो ट्रोल आर्मी है, उसने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुसलमानों को तबाह करने के लिए जो माहौल तैयार किया, उसमें इस देश के कई नागरिकों को पीटा गया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौर में जो बदलाव आया कि लोग खड़े हुए इस तरह के नाइंसाफी के खिलाफ, इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ। और ये वो लोग हैं जो सत्ता संरक्षित, सत्ता पोषित लोग हैं, जो जिनका काम ही है इस तरह से मुसलमानों को डराना और देश में हिंदू मुसलमान के विभाजन की खाई को पैदा करना। इसके साथ साथ जो चीजें व्यापक पैमाने पर हो रही थी कि तमाम मीडिया के जरिए, और वो मिडिल क्लास जो भक्त मंडली में अक्सर तब्दील हो जाता है, जिसको दर्द तो बहुत है। अब बेचारे क्या करें कि वेतन आयोग नहीं आ रहा है, पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो रही है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तकलीफ तो होती है, लेकिन बीच बीच में जो उनको डोज लगता है नफरत का, जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, और मोदी जी से लेकर के पूरा मशीनरी लग जाती है उनके उस मनोरोगी होने को फिर से एक्टिवेट करने के लिए, तो वहां वो फिर से उसी में तब्दील हो जाते हैं और उनका जो मनोरोग है वो दिखाई पड़ने लगता है। तो वो माहौल जो क्रिएट हुआ उसमें वो मिडिल क्लास भी शामिल हो गया कि नहीं, अब पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है। एक्चुअली जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद ठीक यूरोपीय राष्ट्रवाद की तरह है, जिसमें एक बाहर दुश्मन चाहिए और एक भीतर दुश्मन चाहिए। बाहर दुश्मन उन्होंने स्थायी रूप से पाकिस्तान को बना ही लिया है, और एक अंदर एक दुश्मन खोज लिया है, वो मुसलमान है। और कई बार तो वो फिर अर्बन नक्सल हो जाता है, कोई आदिवासी होगा तो अर्बन नक्सल होगा, दलित होगा तो पता नहीं क्या होगा, और जो बौद्धिक वर्ग है उसके बारे में वो क्या कहेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। वो सवाल पूछे तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग। तो स्थितियां ये हैं कि पूरे देश में खास करके जो बीजेपी का समर्थक है, इसमें वो लोग शामिल नहीं थे जो विवेक संपन्न है, जो सरकार को देखते हैं, उसको परखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसके समर्थक भी होते हैं, वो आलोचक भी होते हैं। ये वो लोग नहीं है जिनके पास विवेक है, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के अंततः समर्थक हैं।
उनको लगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ गया और हमारे पास तो 56 इंची महारथी और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, तो वो किसी भी दिन कूच कर जाएंगे, कुदा देंगे, पाकिस्तान का नक्शा खत्म कर देंगे, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब आप 10 साल से 20 साल से लगे हुए अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने में, पाकिस्तान को भी हथिया लेंगे, पीए को भी ले लेंगे। यहां 82 करोड़ को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, पीए को लेकर के क्या खिलाएंगे भाई? पाकिस्तान में वैसे भी गरीबी और भुखमरी इतनी बढ़ी हुई है, उनका क्या करेंगे? लेकिन अखंड भारत बनाना है। ठीक वैसे ही है जैसे कश्मीर में 370 जब हटाई गई, तो ऐसे ऐसे निर्लज्ज, और उनको क्या कहा जाए, सही बात है कि उनके लिए शब्द ढूंढना मुश्किल। हरियाणा का चुनाव था तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रचारक थे, नेता थे, वो कह रहे थे कि कश्मीर से हम लड़कियां लेकर के आएंगे। इसको क्या कहेंगे आप? कोई और अगर देश होता तो ऐसे नेताओं को जेल में बंद करता, लेकिन ये छुट्टा सांड की तरह घूमते हैं। जितना आप अनर्गल बयान कर सके, जितनी गालियां दे सके, जितना सांप्रदायिक माहौल पैदा कर सके, उतनी ही तरक्की बीजेपी में होती। वो याद करिए पार्लियामेंट के भीतर जो सज्जन बोल रहे थे दानिश अली साहब को, क्या हुआ उनके साथ? तो माहौल जो बन गया इस समय, उसी मिडिल क्लास को लगा कि नहीं, अब तो पाकिस्तान को खत्म करके वो अखंड हिंदू राष्ट्र 100वें साल में आरएसएस के बन जाएगा। अब उस माहौल को डाइल्यूट करने के लिए मोदी जी ने वो सो कॉल्ड मास्टर कार्ड खेला जाति जनगणना का। लेकिन जाति जनगणना ऐसा मुद्दा निकला कि उसमें तो राहुल गांधी की जय जयकार होने लगी, राहुल गांधी की जीत लोग बताने लगे। और ये वो राहुल गांधी जिनके बारे में मैंने पहले भी कहता रहा हूं, इलाहाबाद में जब उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना तो होके रहेगी, नरेंद्र मोदी ही करवाएंगे, और अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर हम करवाएंगे सरकार में आकर के। और ये वो फैसला है, भले ही पॉलिटिकली ये गलत हो मेरे लिए, पार्टी के लिए, पार्टी को भी नुकसान होता है तो हो, लेकिन ये मेरे लिए मिशन है। राहुल गांधी ने उसे अपना निजी मिशन बना लिया था और मोदी जी को वहां झुकना पड़ा। और जब आप ऐसा फैसला लेते हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, तो लोगों को वो थोड़ा गड़बड़ लग गया। क्योंकि जाति के खिलाफ तो पूरा ही, मतलब जाति जनगणना के खिलाफ तो पहले ही माहौल तैयार था वहां। भक्त मंडली को तो जाति के नाम पर ही उसको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। धर्म की बात कर लीजिए, सनातन और धर्म के नाम पर वो चाहे लिंच किया जाए, किसी को पीटा जाए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उनका इतना खून उबाल मारता है। लेकिन जाति के नाम पर जो नफरत है, वो उसमें मोदी जी फंस गए। मोदी जी को लगा कि ये मास्टर कार्ड होगा हमारा, लेकिन उस जाल में फंसने की वजह से अब फिर उबरना है मोदी जी को। पहले तो एक ही जगह फंसे थे, अब दो दो जगह फंस गए। माने भक्त मंडली भी जा रही है और राहुल गांधी की जय जयकार भी हो रही है। तो यहां तो दोनों तरफ मुश्किल में फंसे हुए मोदी जी को अब मॉक ड्रिल करानी। अच्छा है, मुझे तो लगता है कई बार के लोगों के कान में ही ठूस दिया जाए, वो एक सीटी लगा दी जाए जो केवल मोदी जी के नाम की कोई आरती वारती बना करके, और अनिवार्य कर दिया जाए कि साहब लोग कान में लगा करके चलेंगे। जो बगैर कान में लगाए चले तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दो, देशद्रोही के आरोप। जो जय जयकार न करे, ये क्या बेवकूफ बनाना है साहब। ये फैसला आपको करना है। और इसके पहले भी हुआ, एक बार नहीं, जिस आतंकवाद को कहा गया था कि साहब नोटबंदी में कमर टूट गई, आप देखिए इसके पहले एक बार शायद 14 सैनिकों को मारा गया था, भीतर आकर के वहां पे एहतियात किया गया था। फिर पुलवामा का हमला हुआ, अब पहलगाम हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस के जमाने में ही आतंकवादी हमले होते थे, वो भूल गए हैं शायद
कि ये लगातार अनवरत चल रहा है और कितने लोग हताहत हुए, कितने सैनिक हमारे हताहत हुए, इसका कोई डेटा नहीं, निकलता ही नहीं। तो मोदी जी जो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, इसके लिए वो मॉक ड्रिल है, अपने भक्त मंडली को फिर से एक टास्क देने का एक इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर भारत सरकार को कोई कदम उठाना है तो वो बैंड बाजा बारात निकाल करके नहीं होगा, उसकी तैयारी सेना करेगी और फैसला सरकार लेगी। लोगों का समर्थन, विपक्ष का समर्थन तो पहले से है, इसलिए केवल और केवल ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और एक बड़ा इवेंट, और ये लोगों को बताते रहना। नहीं, मैंने कल भी आपको या परसों वो कहानी सुनाई थी कि बंदर उछलता कूदता बहुत है, हो चाहे कुछ नहीं, लेकिन उछलने कूदने में कोई कमी हो तो बताओ। लगातार गाड़ियां जा रही हैं, युद्ध का माहौल है, अब और क्या देश चाहता है? लोगों के भक्त मंडली के नसों में जो खून बह रहा है, जो उबाल मार रहा है, वो गाड़ियां देख करके उसकी सारी गर्मी निकल रही। तो मोदी जी की उछल कूद में कोई कमी नहीं है राजीव, उछल रही है और अभी लग रहा है कि पाकिस्तान अभी 2-4 सेकंड में ही खत्म हो जाए। लेकिन ये हमें और आपको सबको पता है कि क्या होगा। ये भाई ये हम थोड़ी ना तय करेंगे, या कोई पार्टी का समर्थक थोड़ी ना तय करना, मीडिया वाले तय करेंगे। इसीलिए हम लोग यहां पे ऐसे मुद्दों पर बहस नहीं करते लंबी। हाँ, कोई फैसला आएगा तो उसका विश्लेषण जरूर होता है, चाहे वो फिर जुडिशरी का हो, सरकार का फैसला हो, उसका विश्लेषण होगा, उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन पहले जो उछल कूद है, उस उछल कूद पर केवल यही लगता है कि वो बार बार नापना है कि हाँ अभी जाल में फंसे हैं कि नहीं, गणेश जी दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। तो अभी मॉक ड्रिल में देखना होगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ और बहुत गंभीर बातें हो रही हैं, बहुत गंभीर बात। जरा प्रशांत जी क्या कहेंगे, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए। देखिए राजीव जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान का जो जनरल है, जनरल मुनीर, आसिम मुनीर, उसने पहलगाम हमले के पहले और पहलगाम हमले के बाद भी, 4 दिन बाद भी, उसने 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुस्लिम, जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। और यही काम पहलगाम में आए आतंकवादी ने भी किया, और यही काम अगर आप देश में मुसलमानों से, कश्मीरियों से अगर आप बदला लेने के लिए करेंगे तो आप उन्हीं मंसूबों को कामयाबी दिलाएंगे जो वो चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इस वक्त राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं की तरफ से बहुत सुलझे हुए बयान आने चाहिए। ये कश्मीरियों ने अपना काम कर दिया, उनकी तारीफ तो जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों ने की। हम आप अभी वहां होकर आए। आप याद कीजिए राजीव जी कि वो डल लेक में हम लोग गेट नंबर 15 के पास एक व्यक्ति से कुल्फी खाई हमने जी। वो कुल्फी वाला बिहार का था। उसी सड़क पे हमने वेजिटेरियन खाना खाया, वो एक बिहार के व्यक्ति का था। एक राजस्थान की पहलगाम के बाजार में एक राजस्थान की महिला से और लड़कियां बैठी हुई थी फुटपाथ पे, जिनसे मैंने लकड़ी का कोई सामान खरीदा सजावटी। क्या कोई कश्मीरी उनको भगाता हुआ दिखाई दिया आपको? लेकिन बीजेपी शासित प्रदेशों में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ, कश्मीरी व्यापारियों के साथ, वो जो बेचारे गरीब आते हैं शॉल बेचने, उनके साथ मारपीटें होती हैं, उनको भगाया जाता है। ये शर्म की बात है।
इसको रुकना चाहिए तुरंत, वरना फिर आप जो पाकिस्तान चाहता है वो हम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे, सुनील जी की बात कोई मैं आगे बढ़ाऊंगा, कि जो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक तरीके हैं, चाहे वो इंडस रिवर हो, चाहे FATF में उनका फाइनेंशियल ब्लॉकिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव पड़े पाकिस्तान पे और उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे विश्व समुदाय के सामने लाया जाए और उस बात को स्वीकार करें कि आपके यहाँ आतंकवाद है, जैसे कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्वीकार किया, और उसको वो डिसमेंटल करेंगे। ये कमिटमेंट दे टाइमलाइन के साथ विश्व समुदाय के सामने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें कई महीने लग सकते हैं, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, डॉजियर्स के साथ आपको विश्व समुदाय को देनी होगी। इसके लिए वो तो कारगर तरीका होगा, क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक आपने की बालाकोट के बाद, पहलगाम हो गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आतंकवादी नेटवर्क है वहाँ पे और जो आ जाते हैं यहाँ पे, वो आतंकवादी कार्रवाइयाँ ना करें। या तो एक बड़ा स्केल पे मिलिट्री इनिशिएटिव हो और तब ये हो जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। उसके लिए जो तैयारियां हैं, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि उतने बड़े स्तर पे कोई ऑफेंसिव की तैयारियां दिख रही हैं। देखिए, टीवी स्टूडियोज में नहीं होना लड़ाई। टीवी स्टूडियो में जंग न जीती जाएगी न जंग होगी। जंग होनी है, अगर होनी है तो वो सीमाओं पे होगी। सेनाएं लड़ेंगी, वायुसेना लड़ेगी, नौसेना लड़ेगी, आर्मी लड़ेगी। टीवी स्टूडियो से नहीं होगा कुछ। तो सरकार को ये इस तरफ जरा ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक एकता जो है बरकरार रहे और टीवी स्टूडियो से कुछ नहीं होना है। होना है जो मटेरियल फैक्ट पे होना है और बहुत ही परिपक्वता से होना है, बहुत होशियारी से होना है, विश्व समुदाय को साथ में लेकर होना है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए देश की जनता को समझाना चाहिए। हो क्या रहा है कि एक जिंगोइज्म जो है वो सवाल कर दिया गया और ज्यादा बड़ी मुसीबत वही उग्र राष्ट्रवाद जो है, जो सांप्रदायिक भी है, वही बन रहा है। दबाव बहुत ज्यादा है और जैसे मैंने पहले कहा कि उस दबाव को कम करने के लिए, फोकस को शिफ्ट करने के लिए जातिवाद जनगणना हुई थी। अब जातिवाद जनगणना के फैसले पर पुनर्विचार करने का भी वक्त नहीं है। वो तो गोली अब बंदूक से निकल चुकी है, वापस बंदूक में नहीं जा सकती अब जी। उसका राजनीतिक नफा नुकसान जो है वो आपको झेलना है। वो क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, किसको जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी आपने एक बड़ा यू टर्न लिया और वो यू टर्न मुझे नहीं लग रहा है कि वो कारगर है, क्योंकि टीवी स्टूडियोज में आपको ये कारें और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ कि प्रधानमंत्री पीएमओ गए, ये चलवाना पड़ रहा है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? दोबारा फिर इसी सवाल के साथ आया हूं मैं आपके पास कि क्या मॉक ड्रिल या टेलीविज़न जिसकी बात कर रहे हैं प्रशांत जी, क्या इन सब दिखावों के साथ साथ देश की जब सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ सरकार मजबूती के साथ खड़ी हुई नज़र आती है? 26 लोग मारे गए या 28 लोगों की, उसके बाद 2 लोगों की और जान चली गई। ये 26 ही कहे आधिकारिक तौर पे, फिर भी कम नहीं होता। एक की भी जान जाना, यहाँ तो 26 की जान चली गई और हम लोग तो वहाँ से लौट के आए हैं। बिल्कुल सही है। और वो एरिया आखिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7 किलोमीटर पहलगाम सेंटर पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी है मात्र। पैदल जाते हैं लोग। और क्या वहाँ पर सुरक्षाकर्मी, बाकी ये सब जो सवाल कई बार पूछे जा रहे हैं, वो नहीं हो सकते थे? अब जान चली गई, लेकिन उसके बाद इन लोगों के प्रति जो इस वक्त संवेदनाएं दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता सरकार की तरफ से। राहुल गांधी मिलने जाते हैं,
अगर हिमांशी नरवाल कुछ कहती हैं तो अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को आना पड़ता है, लेकिन ट्रोल आर्मी जो है वो उनको भी ट्रोल करता है। एक बंटवारे की नौबत आ गई देश में, और ये गैप, ये जो खाई है वो बढ़ गया। मतलब इस खाई को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, बढ़ गई, बहुत चौड़ी हो गई। इसलिए भी ये विचार विमर्श का समय है और करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। सुनील जी, जब सरकारें राजनीतिक नफा नुकसान के अनुसार निर्णय लेती हैं तो फिर सवाल पैदा होता है और फिर उस कार्रवाई का कोई असर नहीं होता। पहलगांव की घटना के बाद सरकार को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, क्या वो दिखाई पड़ी? क्या आज तक यह देश जान पाया कि पहलगांव की घटना के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? वो उतना आरडीएक्स कैसे शहर में चला, इस देश में चलाया? किन लोगों ने गाड़ियां मुहैया कराई जिसके कारण से घटना हुई? सरकार ने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम किया और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। अगर आप उस विषय को एक ऐसे निर्णय के रूप में लेते जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती, तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज इस घटना को भी आप लीजिए, पहलगांव घटना को लेकर क्या हुआ? पहलगांव की घटना के बाद सवाल यह था कि इस तरह की आतंकी घटना कैसे हो गई। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने क्या रंग देने की कोशिश की कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई। जी, आप क्या उस समय आप इस विषय को उतनी गंभीरता से ले रहे थे जितनी गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए था? आज पहलगांव अब इस सरकार के लिए इतना विमर्श का विषय क्यों हो गया कि धर्म पूछ करके गोली मारी जाने से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। लोग सरकार से सवाल पूछने लगे। पहलगांव के जब पुलवामा की घटना हुई थी तो लोगों ने सरकार से सवाल नहीं पूछा। लोगों ने सरकार की कार्रवाई पे भरोसा किया और कहा कि यह घटना घटी और जो सरकार ने प्रतिकार किया वो पर्याप्त है। लोगों को लगा कि नहीं, सरकार पे सवाल नहीं पैदा, सरकार के कामकाज पे सवाल नहीं पैदा होने चाहिए। किसी ने सवाल नहीं पैदा किया और वही स्थिति सरकार चाह रही थी, सत्तारूढ़ दल ये चाह रहा था कि पुलवामा की घटना को ही का जो नैरेटिव था वह बन जाए पहलगांव की घटना को लेकर के भी। आखिर बात उठाने की जरूरत क्या थी? बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के समर्थकों ने, टोल आर्मी ने यह मुद्दा क्यों उठाया कि धर्म पूछ के गोली मारी गई? आज हिमांशी नरवाल को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों का पक्षधर होने का आरोप उसके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? गोली चली है आतंकवादियों के द्वारा, सवाल पैदा किए जा रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के। आखिर इस नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने पर्यटकों के साथ खड़े होने की हिमाकत की, हिम्मत जुटाया, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए? इस नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह बात क्यों बताई जा रही है कि स्थानीय लोगों ने ही आतंकवादियों की मदद की होगी? बिल्कुल की होगी, कोई से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर के नागरिक सड़कों पे इस घटना के खिलाफ खड़े हैं उसको आप नजरअंदाज कर देंगे? तो आप पॉलिटिकल नैरेटिव बना करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ बहुत प्रभावी कदम नहीं उठा सकते। अगर आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि इस निर्णय से हमको कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, किस हद तक हम अपने विरोधियों को का राजनीतिक नुकसान कर लेंगे, और अगर पॉलिटिकल नैरेटिव आपके अनुकूल नहीं होगा और लगने लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि राजनीतिक नैरेटिव मेरे पक्ष बन जाए, तो आप जातिगत जनगणना का निर्णय ले आएंगे। जी, जब जिस निर्णय को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह अर्बन नक्सल का कंसेप्ट है, आपने उसको कैसे स्वीकार कर लिया? स्वाभाविक सी बात है कि उसमें भी आपकी राजनीति है। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि जो देश की भावना है उसके अनुकूल कार्रवाई होगी। देश की भावना कौन व्यक्त करता है? प्रधानमंत्री जी व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? मिट्टी में मिला देंगे। क्या इसके बाद भी कोई जनभावना सामने आनी है? किस जनभावना का इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद आप अगर ये कर रहे हैं कि नहीं जनभावना के अनुकूल, अरे जनभावना के अनुकूल तो जनभावना तो आप व्यक्त कर चुके हैं और उस तरफ बढ़ते हुए लेकिन नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप ये कहते हैं कि हमने सेना को पूरी आजादी दे दी है। अरे सेना थोड़ा निर्णय लेगी, मिट्टी में मिलाने का काम सेना नहीं कर सकती है। मिट्टी में मिलाने का निर्णय सरकार करेगी और उसको क्रियान्वित करने का काम सेना करेगी, और सेना इसमें सक्षम है। निर्णय तो लीजिए आप, उससे भी आप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आज बातें हुई उसमें कोई गंभीर बात नहीं हुई, बहुत गंभीर बात हुई।
सरकार अपने वक्फ कानून को लेकर के जो कानूनी सवाल, संवैधानिक सवाल पैदा किए जा रहे थे, उसके किसी का जवाब नहीं दे पाई। आज जो 1300 पन्ने का जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, उसमें क्या कहा है? वही राजनीतिक बातें। वो राजनीतिक बात कि इसको सर्वबहुमत से संसद में पास किया गया। अरे कौन सा कानून संसद में बहुमत से नहीं पारित होता? कौन सा कानून ऑर्डिनेंस से आ जाता है? कानून तो संसद ही पास करती है। आप ये बताइए कि जो कानून आपने पास किया है उसमें संविधान का कितना ख्याल रखा आपने? उसका तो जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी लंबे विचार विमर्श के बाद इस कानून को पारित किया गया। आप कितना लंबा विचार विमर्श कर लीजिए, उस विमर्श में संविधान का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय आपसे यह जानना चाहता है और आप उसको राजनीति सिखा रहे हैं। तो इस विषय को भी, यह इसलिए गंभीर विषय है कि सरकार अपने पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में साबित करने में विफल रही, और वह यह सर्वोच्च न्यायालय से इतनी भी राहत उसको नहीं मिल पाई कि इस पर कोई रोक न लगाई जाए। उसने यह आग्रह किया था कि यह कानून लागू भी होता रहे और सुनवाई भी चलती रहे। सर्वोच्च न्यायालय इसको स्वीकार नहीं किया। यह सामान्य घटना नहीं है। पूरी की पूरी सरकार एक कानून के पक्ष में खड़ी हो, उसके जो वैधानिक पक्ष है उसका जवाब न दे पा रही हो, संवैधानिक तत्वों का उसमें उल्लेख न कर पा रही हो, राजनीतिक विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, तो सरकार की विफलता नहीं तो क्या है? सब इस देश के सबसे बड़े विधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, सब मुख्य न्यायाधीश ने इनकार कर दिया मानने से कि नहीं, ये नहीं होगा। और जो जिन मूल 3 बातों को लेकर के सरकार सबसे बड़ा आग्रह कर रही थी, उसमें जो स्थगन आदेश था वह अब निर्णय होने तक लागू रहेगा, और 2-4 दिन के लिए लागू नहीं रहेगा। आप वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जिलाधिकारी, वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं हो सकती है, और वक्फ बाय यूजेज, उपयोग के आधार पर जो वक्फ है उस मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अरे इन्हीं तीनों पर तो आप हमला कर रहे थे। एक बड़ा मुद्दा और था, हो सकता है कि वही मुद्दा आ जाए जिसमें कहा गया था कि 5 साल तक अगर आप मुसलमान इस्लाम को मानते हुए दिखाई पड़ेंगे तब आप वक्फ कर सकते हैं, तब आपको माना जाएगा। यह भी एक बड़ा विषय है। यह विषय हालांकि चर्चा में नहीं आई, लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एकदम कोई तर्क नहीं दे पाई, एकदम ऐसे असहाय खड़ी दिखाई पड़ी जब यह पूरा का पूरा मुद्दा बहस के लिए सामने आया, और मुख्य न्यायाधीश के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सवाल जो सवाल इस याचिका में खड़े किए गए आप उसका जवाब दीजिए। मेरा अपना मानना है कि आज का दिन सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के लिए बहुत निराशाजनक रहा। सरकार एक बार फिर बेपर्दा हुई कि वह संविधान को वह महत्व देने के लिए तैयार नहीं है जो सरकारों से उम्मीद की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय भी जो चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ पे जो बात आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। हालांकि अब 15 तारीख को इस पे सुनवाई है, 15 मई को, लेकिन इस पर अभी जो कुछ हुआ है और ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून में कितनी खामियां हैं और इसको लेकर कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अलावा कई संगठन गए हैं, तो आखिर गए क्यों, और इस पर जो रोक लगाई गई है अभी उसकी चर्चा आप कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। जरा आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। वक्फ को लेकर बात हो रही है और आप याद कीजिए कि इसी मामले में, वक्फ के मामले में, निशिकांत दुबे ने क्या कहा था, बीजेपी के और लोगों ने क्या कहा, और सीधे कोर्ट पर हमला, सीजेआई पर हमला, बयानबाजी देखिए ऐसी। आखिर क्या माना जाए? हालांकि कोर्ट ने आज इस पर भी सुनवाई हुई और इस मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बोला हमको पता है कि ऐसे बयान, ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन सीजेआई बहुत मजबूत पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत मजबूत पद है, और यह कह के इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया कि इन पे किसी भी ढंग की कोई कानूनी कार्रवाई कोई की जाए। क्या लगता है आपको कि निशिकांत दुबे के केस को अगर खारिज कर दिया गया, वक्फ की बात तो अभी आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे देश की भावनाएं जो आहत होती हैं, यानी या कहें तो कई लोग और बढ़ चढ़ कर कल को कोर्ट के ऊपर इस ढंग की टिप्पणियां करेंगे, तब कहां जाएगा कोर्ट? आज क्यों नहीं रोका गया? चूंकि अब ये खारिज हो चुका है मामला, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि रोका जाना चाहिए था? इस पर कुछ फाइन या इस पर कोई बात होनी चाहिए थी? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। जी, शुक्ला जी ने जो बातें, इत्तेफाक रखता हूं उन्होंने जो बातें कही उसका बहुत अर्थ है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले पर विचार कर रहा है, देश के
संसद में कोई चीज पास हुई है, उस पर कोई चर्चा चल रही, तो वाकई बहुत गंभीर मामला है। और ये देश के लिए बहुत एक चेतावनी भी है कि सरकार किन चीजों को लेकर कोर्ट में जाती है और अपनी बात ठीक से कह नहीं पाती, या अपने इरादों के बारे में देश को गुमराह करती है। इरादा कुछ होता है, बताती कुछ है। तो ये बातें बहुत ही गंभीर है। लेकिन मैं अभी भी राजीव जी, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जितनी संजीदगी उनमें होनी चाहिए थी, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। खासकर हिमांशी नरवाल के मामले में मैं फिर उस पर आ रहा हूं। जब ये कांड हुआ, आतंकी हमला हुआ, हिमांशी ने अपने पति को खोया जो कि सैनिक थे, तो क्या प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने की कोशिश की? क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया अपने घर, या वे खुद गए? होना तो यह था कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए उनके घर जाते और ये मैसेज देते कि किसी भी आतंकवादी के द्वारा मारी गई, किसी ली गई जान की हम कीमत करते हैं और हम उसका बदला लेंगे। कायदे से उन्हें सभी मृतकों के परिवार वालों से मिलना था और बताना था कि हम इसे गंभीरता से लेते हैं, हम देखेंगे। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा ट्रोल आर्मी को सौंप दिया। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे हैं। फिर संसद में जो बातें उठ रही हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, वक्फ बोर्ड, जाति जनगणना, और प्रधानमंत्री 9 घंटे मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में बिताते हैं, तो ये सब चीजें बताती कि प्रधानमंत्री को जिन बातों पर गंभीर होना था, लोग अपेक्षा करते थे कि प्रधानमंत्री इसे गंभीरता से लेंगे, वहां प्रधानमंत्री ने गंभीरता नहीं दिखाई। ये बहुत निराशाजनक तस्वीर है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल निराशाजनक तस्वीर है और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। तो एक तरफ पहलगाम के मामले के बाद देश में एक अलग तनाव की स्थिति है, तनाव का आलम है, टेंशन का आलम कह सकते हैं वो है। और अब मामला जो है वो भारत और पाकिस्तान जंग की तरफ बढ़ चुका है। जंग की आहट सुन के ही डर लगता है, इसलिए जंग ना हो ये बेहतर है। लेकिन फिर भी जन भावनाओं का कद्र करना चाहते हैं देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। देखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं आखिर, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकें चल रही हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिस पर आपकी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। आज एक खबर और आई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें राहुल गांधी का एक केस गया हुआ था। राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, ये केस था। लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई हुई और लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था, इस पर काफ़ी दिनों से पेंडिंग ये मामला है सरकार के पास, जिसमें पूछा गया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर आपका क्या कहना है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली आज इस केस को खारिज कर दिया गया है। तो राहुल गांधी के इस केस को, कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, इस केस को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। तो कोर्ट के मामले आते रहेंगे और कोर्ट के मामले को और गहराई से समझने के लिए हम फोर्टनाइटली मिलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ, जो देश के वरिष्ठ वकील हैं, और उनकी बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी राजीव जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बार बार ये बात कही जाती है कि सेना को फ्री हैंड दे दिया, हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना को फ्री हैंड देना बहुत खतरनाक है। कभी भी सेना को फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए। युद्ध का फैसला, लड़ाई का फैसला देश के नेताओं को करना चाहिए, सेना नायकों को करना चाहिए और डिप्लोमेसी के अनुसार करना चाहिए। सेना को फ्री हैंड कभी नहीं देना चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सेना को फ्री हैंड कभी नहीं देना चाहिए। और लेकिन देखिए खबर तो यही चल रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशनल फ्री हैंड है जी, ऑपरेशनल अजीत जी, वो ऑपरेशनल फ्री हैंड है और एलओसी क्रॉस करने का फैसला सेना नहीं करेगी। सुनील जी कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशनल फ्री हैंड तो प्रशांत जी रहता ही रहता है। अगर सामने से कोई गोलीबारी होगी तो अब पूछे थोड़े आएंगे दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में, वो कार्रवाई करेंगे। जी जी, जिस संदर्भ को काट करके पूरे संदर्भ की बात होगी, तो अगर युद्ध शुरू करना है, सीमा का अतिक्रमण करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनी हुई सरकार निर्णय लेगी। ये बिल्कुल एलओसी क्रॉस करने का फैसला सेना नहीं करेगी, सरकार करेगी। वो पॉलिटिकल फैसला होगा, पॉलिटिकल फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए देखते हैं कितना पॉलिटिकल, कितना सेना और आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज है कि इन 26 लोगों की जान जिसने ली है उसको या उस पूरे तंत्र को इसका नाश होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी या देश का जो विपक्ष है या देश का मीडिया है, देश की आवाम है, सब प्रधानमंत्री या सरकार के साथ हैं, ये भी तय मानिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि 26 लोग, और इससे पहले 26/11 याद कीजिए आप, और ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और जहां भी बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक के आकाओं का सत्यानाश करेंगे, हम सर्वनाश करेंगे, कर दीजिए, बिल्कुल ज़रूरत है।